हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास है 7 का चैप्टर 4 है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। और आज का क्लास जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हमारा सीटेट में जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, और साथ ही जो है आपका अन्य जो भी टीचर लेवल का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए भी हमारे लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें एक बार जो एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपना राज्य का विस्तार जो है शुरू किया था, और 17वीं शताब्दी में जो है ये पूरे संपूर्ण महाद्वीप पे अपना अधिकार जो है आपका प्राप्त कर लिया था। ठीक है, किसके बारे में बोला जा रहा है, तो मुगल के बारे में बोला जा रहा है। तो अभी जहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली के जो लाल किले में जो है राष्ट्र को संबोधित किया जाता है, तो ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो ये इस समय जो है मुगल शासकों का ये निवास स्थान था। ठीक है, तो वहीं से अभी भी जो है संबोधित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मुगल कौन थे। पहला याद रखिएगा, मुगल जो है दो वंश के यानी दो वंशों के वंशज थे। अगर माता की ओर से देखें तो मंगोल शासक चंगेज खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर करते थे, राज करता था, कि उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से देखें तो ईरान, इराक और वर्तमान तैमूर के शासक तैमूर, ठीक है, तैमूर, इसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी, उसके वंशज थे। तो ये जो है अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी जो स्मृति थी ना, वो आपका सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी हुई थी। लेकिन ये अपने आप को जो है अपने आप को जो है तैमूर के वंशज कहलाना गर्व महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि इनका इस महान पूर्वज ने 1358 ईस्वी में जो है 1398 ईस्वी में जो है दिल्ली पर कब्जा किया था। तो इस पर जो है इन्हें गर्व महसूस होता था। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मुगल सैन्य अभियान, प्रथम मुगल शासक जो था कौन था, बाबर था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये बताइए कि प्रथम मुगल शासक कौन है, तो ये बाबर था, जो कि 1526 से लेकर 1530 तक इसका शासन काल था। ने जब 1494 ईस्वी में फ्रागना राज का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल कितने की थी, 12 वर्ष की थी। याद रखिएगा, बाबर केवल 12 वर्ष के थे। और मंगलों की अगर दूसरी शाखा की बात करें, उस बेगों की के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, और बहुत ही सालों तक ये जो भटकते रहते। फिर 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया था, और 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत पे हराया था। अब आपको पता है ना, यहाँ से क्वेश्चन हमें आता है कि 1500 पानीपत की लड़ाई कब हुआ था, तो आपको 1526 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को इसने हराया था, और दिल्ली और आगरा को क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। तो 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहला बार इस्तेमाल हुआ था। तो इसी पानीपत की लड़ाई में जो है पहली बार जो है तोप का और गोलीबारी का जो है इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो ये बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमारा 2-3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है आपका कि देख सकते हो उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। जैसे कि मुगल यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि मुगल जो है ये ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठ अधिकार मतलब क्या होता है पता है, जैसे कि अगर किसी पिता का अगर 4 पुत्र है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा ना, उसी को जो है सारा जायदाद दे दिया जाता था, वही उसका उत्तराधिकारी होता था। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग सहदायाद की बात करें, ठीक है, सहदायाद, तो इसमें क्या होता था, अगर 4 पुत्र है तो चारों पुत्रों को इक्वल विभाजित किया जाता था। जैसे कि अभी के टाइम में जो होता है ये सहदायाद होता है। अगर किसी इंसान का 2 बेटा है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। अगर 4 होता है तो उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसी को हम लोग सहदायाद कहते हैं। तो उस समय जो था का विभाजन समाप्त पुत्रों में कर दिया। तो उनके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठ अधिकार या आपके अनुसार, ठीक है, सॉरी, मतलब हम लोग के अनुसार कौन सा श्रेष्ठ है, यानी कौन सा अच्छा है। तो ये देखिए, ये जो लोग थे ना उत्तराधिकारी में, वो सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समाप्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मतलब ये सहदायाद को अपनाते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है कि वो सहदायाद या ज्येष्ठ
उत्तराधिकार को अपनाए थे, तो वो शहदायात को अपनाए थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि चार सब में इक्वल डिवीजन हो जाता था। नेक्स्ट है मुगलों की अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उनके शासक के विरुद्ध लगातार अभियान किए थे, जिन्होंने उनके सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, उसके साथ जो है अभियान करते ही रहते थे जब तक कि वो उसको स्वीकार नहीं कर ले। तो इसमें बहुत सारे जो शक्तिशाली लोग मुगल शासक रहते थे, वो अपनी इच्छा से जो उसका सत्ता को स्वीकार कर लेता था। और इसी की तरह अगर हम लोग देखें तो अनेकों ने मुगल घराने में, और इसलिए क्या किया था, बहुत कोई क्या किया था, मुगल घराने में अपने पुत्रों को जो है विवाह कर देता था, इससे उससे जो है उच्च पद जो है प्राप्त हो जाता था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत बहुत ही लंबे समय तक मुगल की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था और वो इससे इनकार करते रहे। लेकिन जब वो हार गया ना, तो मुगल पता है क्या किया, बहुत ही सम्मान के साथ उसका व्यवहार किया उसके साथ, यानी अपने जिससे वो हराया था, और हारने के बाद उसकी जो भी जागीर थी, जिससे वो मतलब कि जो भी हारता था तो उसकी जागीर जो है उसको जो जीतता था वो अपने पास रख लेता था। तो इसमें ये क्या किया कि जो भी जागीर उसकी थी उसे जो है बहुत इज्जत के साथ उसे वापस कर दिया, और पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए। और देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो पराजित किया लेकिन उसे अपमान नहीं किया, और बहुत ही सावधानी से जो है उसको बनाए रखा इस संतुलन को। इसलिए जो है ये बहुत ही लंबे समय तक जो है शासक किया, लेकिन इसके बाद भी वो बरकरार नहीं रख सका अपना शासक को, और एक न एक जो है खत्म हो गया था। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि राजपूतों के साथ मुगल की शादियाँ, जहांगीर की माँ जो है कछवा की राजकुमारी थी, वो अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। और शाहजहाँ का माँ जो है ना, ये राठौर राजकुमारी थी, वो मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मतलब देखिए आप यहाँ पे राजपूत लोग जो थे, ठीक है ना, और ये लोग क्या किया, अपनी बेटियों की जो है शादी जो है मुगलों में करवा दिए थे। इससे क्या हुआ कि उन्हें जो है अच्छे अच्छे पद जो है मिल जाता था, और उन्हें जो है उनके राज्य को छीना भी नहीं जाता था। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट मनसबदार और जागीरदार। देखिए यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है कि जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों की तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त किया गया। इसमें से एक था आपका मनसबदार और जागीरदार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए, यानी मुगल की सेवा के लिए जो नौकर को रखा जाता था उसी को जो है मनसबदार कहा जाता था। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग जो है ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में विभाजित की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। यानी मतलब क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था, यानी यहाँ पे जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था ना, जिसके लिए कोई पद यहाँ पे दिया जाता था, और ये जो पद होती थी ना, ये आपका श्रेणी व्यवस्था थी। मतलब क्या हुआ, पद, वेतन और सैन्य उत्तराधिकार जो है ये निर्धारित किए जाते थे। यानी पद और वेतन का निर्धारण किस पे होता था, तो उसकी जात की संख्या पे होता था, यानी वो कितनी जात की संख्या कितनी अधिक होती थी, यानी कितने उच्च जाति के होते थे, जितने उच्च जाति की होती थी उतनी ही उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी, और उतना ही ज़्यादा उसको वेतन मिलता था। ठीक है, तो ये जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, और देखिए वो क्या करते थे, अपने सैनिक को घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। और जो है इसके बाद जो है इन कार्यवाही के बाद ही जो है सैनिक को जो है वेतन या धन मिलता था।
मनसबदार क्या करता था कि अपना वेतन जो है राजस्व एकत्रित करके करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। यानी राजस्व मतलब क्या हो गया, टैक्स, जिस जो भूमि से मिलता था वहाँ से वो राजस्व जो है आपका एकत्र करते थे और वही उसके लिए वेतन होता था। इसको क्या कहा जाता था, जागीर कहते थे, याद रखिएगा। जो कि तकरीबन इक्ताओं के, देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे इक्ता के बारे में पढ़े थे। इक्ता में क्या था कि उसे जो है कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था जिसे इक्ता कहा जाता था और उसी क्षेत्र से जो है वो अपना राजस्व जो है वसूलता था और ठीक है अपना राजस्व वसूलता था। तो ये जो है सेम जागीर इक्ताओं के समान ही थी, परंतु मनसबदार और मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। लेकिन ये परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न, देखिए ये जो मनसबदार थे ना ये मुक्तियों से भिन्न थे, ठीक है। इक्ता या मुक्ति, इक्ता या मुक्ति कहते थे। तो ये इन लोगों से भिन्न थे। कैसे भिन्न थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो एक जगह पे नहीं रहते थे क्योंकि उन्हें जो है ना अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। कभी आज यहाँ है तो कभी वहाँ है, ठीक है। तो उनके पास अपने जागीरों से केवल अपने जागीर से वो क्या क्या करता था, पहले केवल राजस्व एकत्रित करता था और ये राजस्व जो है उनकी नौकर जो है एकत्र किया करते थे। यानी जो उसको जो है किसी को रखा जाता था कि भाई तुम मेरे इलाके में जाके मेरा राजस्व जो है वो इकट्ठा करोगे, जबकि वे स्वयं देश के और वो जो है ऐसे तो कहीं भी वो रह सकते थे, कभी यहाँ रहते थे कभी वहाँ रहते थे, अलग अलग जगह पे रहा करते थे। तो अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। और देखिए ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, पहले से पहले वाला क्लास में देखे थे कि हम लोग वहाँ पे जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था तो वो जो है वही किया जाता था जो कि वहाँ पे डिसाइडेड रहता था कि हाँ इतना ही राजस्व जो है आपको लेना है। तो यहाँ भी इस बात का ख्याल रखना पड़ता था कि राजस्व जो है वो मनसबदार के वेतन के तकरीबन यानी उसी के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि उसमें भी इस बात पे ध्यान रखा जाता था कि कहीं करप्शन ना हो और ये जो मनसबदार लोग होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूली ना करे, इस बात पे ध्यान रखा जाता था। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से भी बहुत कम था और मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। ये तो यहाँ पे बहुत सारे जो है मनसबदार हो गए थे और इन्हें जो है किसी भी जागीर को लेने से पहले बहुत ही लंबा समय जो है इंतजार करना पड़ता था और इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वो जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता था ना कि ये क्या करते थे ना कि अपने ही शासन मतलब अपने जब तक वो मनसबदार है वो जितना जो है जागीर इकट्ठा करना सके वो कर लेते थे ताकि इससे जो है लास्ट में जो है वो यूज़ कर सके अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में जो है इसको यूज़ कर सके। तो इसका नियंत्रण जो है ना औरंगजेब भी नहीं कर पाया था। इस कारण किसानों को अत्यधिक जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जब्त और जमींदार। तो यहाँ से जब्त से हमें क्वेश्चन जो देखने को मिला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जब्त से क्या देखने को मिलता है। तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन जो है किसानों की उपज। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राजस्व कौन सी थी या कर कौन सी थी। तो ये था आपका किसान का कर जो था जो फसलों पे जो कर लगाया जाता था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जो है जमींदार का प्रयोग किया करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था, टोडरमल था, याद रखिएगा। ने 10 साल 1570 से लेकर 1580 के कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पे जो है नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया जाता था। यानी अलग अलग फसल पे अलग अलग जो है आपका कर लगाया जाता था और प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में, और देखिए यहाँ पे जितने भी सूबे मतलब प्रांत उसको जो है राजस्व मंडलों में बांटा गया था और प्रत्येक की हर फसल के लिए और हर फसल के लिए राजस्व दर जो है अलग की सूची बनाई गई थी। तो राजस्व प्राप्त करने की ये जो व्यवस्था थी ना इसी को जब्त कहा जाता था।
तो समझ में आ गया कि जब्त क्या है। तो जब्त जो है, जो राजस्व प्राप्त किया जाता था, जो अलग अलग फसलों पे अलग अलग जो राजस्व होता था, उसी को हम लोग जब्त कहते थे। और ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल जैसे प्रांतों में, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा कि यहाँ पे एक चीज़ है कि ऐसे जगह को लिया जाता था जहाँ सावधानी पूर्वक उसका हिसाब रखा जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुजरात और बंगाल ऐसे प्रांत थे जहाँ पे ये संभव नहीं हो पाया था, मतलब निरीक्षण जो है ये संभव नहीं हो पाया था। तो कुछ क्षेत्र में जमींदार इतने बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे कि वो मुगल प्रशासक द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वो विद्रोह करने लगे थे। और कभी कभी एक जाति के जमींदार और किसान जो है मुगल सत्ता के खिलाफ जो है मिलकर विद्रोह कर देते थे। मतलब कभी कभी क्या होता था ना कि ये जो मुगल के खिलाफ जो है ये विद्रोह भी कर देते थे, मुगल सत्ता के विरुद्ध जो है विद्रोह भी कर देते थे। तो 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दे दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के आखिर से क्या हुआ कि किसान जो है ना मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दे दी। मतलब ये जो आपका जो लिया जाता था ना राजस्व जो वसूली की जाती थी, तो इसके खिलाफ जो है इन्होंने इसका विरोध कर दिया था। तो शाहजहाँ के राजकाल के लघुचित्र यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इन्हें जो है यहाँ जहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर जो है रिश्वत लेते हुए और एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा दे रहा था, यानी अगर कोई जो है कर देने से मना कर देता था तो उसे जो है सजा भी दी जाती थी। अब देखिए अकबरनामा और आईनी अखबार से तो आपको हमेशा हर कंपटीशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि अबू फजल ने ये इतिहास 3 जल्दों में लिखा है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबू फजल का आदेश दिया कि वो अपने उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो ये जो है 3 जिल्द में लिखा है, यानी 3 पार्ट में लिखा है। और इसका शीर्षक क्या, यानी इसका शीर्षक क्या रखा था, अकबरनामा लिखा था। तो पहला जो पार्ट था यानी पहला जिल्द इसको हम लोग करें, इसमें अकबर के पूर्वज का बयान है। और दूसरा जो है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। और तीसरा जिल्द को आईने अखबारी कहा गया है, यानी अकबरनामा और आईने अखबारी। समझ में आया, मतलब ये जो लिख रहा था अकबर के बारे में उसको अकबरनामा कहते हैं। और ये 3 जिल्द में था। तो जो तीसरा जिल्द था ना, तीसरा पार्ट था, उसको आईने अखबारी कहा जा रहा था। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा था। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अखबारी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें, फसल, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व का संख्यिक विवरण। तो 3 जिल्द में क्या क्या था, तो पहला जिल्द जो था उसमें पूर्वज के बारे में था, दूसरा जो था उसके शासनकाल के बारे में था, और तीसरा जो जिल्द जो था आईनी अखबारी था। देखिए अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। और तीसरी जिल्द आईनी अखबारी, इसमें अकबर का जो भी प्रशासन था ना, उसका राजघराना, उसका राज्य, उसका साम्राज्य, उसका भूगोल, इसका ब्यौरा देता है। और उस समय और भी चीज़ें थी जो कि बहुत ही रोचक थी कि उस समय कैसे फसलें होते थे, कैसा पैदावार था, उसकी कीमतें क्या थी, उसकी मजदूरी क्या थी, राजस्व का जो है और राजस्व का भी जो है आपका विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, आईने अखबारी में। तो ये अकबरनामा और आईने अखबारी का मतलब समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका अकबरनामा और आईने अखबारी। याद रखिएगा, आईने अखबारी जो है अकबरनामा का ही तीसरा जिल्द है। अकबरनामा जो है 3 जिल्दों में लिखा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो है ये जो है अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा गया है, दूसरा जो है अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया है, और तीसरा जो जिल्द था इसी को आईने अखबारी कहा गया है। इसमें जो है अकबर के प्रशासन, उसकी राज्य और उसकी सेना, उसके घराने, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलता है। इसके अलावा उसमें कैसे कैसी मतलब कि फसलें उगाया जाता था, क्या कर था, क्या कीमत थी, कैसी मजदूरी थी, कैसा पैदावार था, उसके बारे में भी पूरी जानकारी देखने को मिलता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।